जानकी की चीख से गुंजन हड़बड़ा उठती है। वह नाइटी में ही सो रही थी, पर वो घबराहट में नाइटी में ही बाहर आ जाती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, बाहर हैरान परेशान से शारदा और अशोक भी खड़े थे। उनको देखते ही गुंजन अंदर जाने लगती है। अरे अंदर क्या जा रही हो, जल्दी बाहर जाओ गुंजन। जी वो मैंने नाइटी पहनी है और बाबा और दादी भी यहीं खड़े हैं। मैं 2 मिनट में साड़ी लपेट कर आती हूँ। ओहो गुंजन, ये कोई समय है कपड़े बदलने का? नाइटी में दिक्कत क्या है? तुम बाहर क्या हो रहा है वो देखो तो, तुम्हारी नाइटी से बड़ी बात है। जल्दी अब बहू, वरना अनर्थ हो जाएगा। और गुंजन हड़बड़ाकर उन्हीं कपड़ों में बाहर आती है। देखा आपने, ये वही गुंजन है जिसे मनिका और प्रतीक ने नाइटी पहनने पर खूब कूटा था, पर आज ये अपने मनमाने तरीके से रह सकती है और उसे अपने विचारों की तरह ही खुला करके आजादी देकर शिखर के परिवार वालों ने साबित कर दिया था कि बहू को जरा सा लाड प्यार सम्मान अगर ससुराल में दोगे तो उसे अपनेपन की और रिश्तों में कभी कंगाली महसूस नहीं होगी। गुंजन को वही आजादी मिल चुकी थी। सबकी खुसर फुसर के बीच बच्चे कर्मा को छेड़ने लगते हैं। शिखर सब देखकर भी अनजान था ताकि वहां कोई तमाशा न बने। अरे देखो देखो, कर्मा के डैडी को तो साइन भी नहीं करने आते। अरे शायद इसकी डैडी कभी स्कूल गए ही नहीं होंगे। ऐसे डैडी क्यों लेकर आई तू कर्मा? हमारे डैडी तो देख सुपर कूल हैं, क्यों डैडी? एब्सोल्युटली बेटा। और बच्चे को उसका डैडी गोद में उठाकर उछालता है और लाड करता हुआ बाहर चला जाता है। पीटीएम खत्म होती है। अभी भी शिखर और कर्मा पर सब हंसकर जा रहे थे। ये देख कर्मा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने डैडी के साथ घर आ जाती है। मम्मा मम्मा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों रोया मेरा बच्चा? नंबर कम आए क्या? शी टॉप्ड इन क्लास। अरे वाह, फिर तो आज पार्टी। नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी, मुझे अच्छे वाले डैडी चाहिए। डैडी। कर्मा की बात सुनकर सब लोग शॉक थे। उसकी ऐसी नादानी भरी मांग के पीछे कोई गहरा दर्द था। कर्मा ये क्या बोल रही हो तुम? ये वाले डैडी ना मुझे गोद में लेते हैं, ना टीचर के रजिस्टर पर साइन करते हैं, ना ही टीचर के आने पर खड़े होते हैं। ये कुछ भी नहीं करते मम्मा। सब कुछ करने वाले डैडी ला दो ना, वो सुपर डैडी जैसे जो लड़ भी सके। वहाँ सब हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे। कर्मा शिखर के पास जाकर अपना हाथ मारने लगती है। अब पहले तो ऐसे नहीं थे डैडी, फिर अब ऐसे क्यों हो गए हो? क्यों क्यों क्यों? मुझे ये डैडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज मेरी बच्ची, चल तुझे कहानियां सुनाती हूँ। शारदा कर्मा को बहलाकर अपने साथ अंदर ले जाती है। गुंजन शिखर का चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी थी। इसकी तो मैं कार्टून देखना ही बंद करवा दूंगी। पता नहीं कौन से शो में क्या देख लिया। डैडी बदलने की कहानी। तुम ध्यान मत दो शिखर, इसकी तुतलाहट अभी गई नहीं है और जुबान देखो कितनी कैंची की तरह चला रही है। हाँ, इसकी तो मैं बाद में खबर लूंगी। चांद, तुम इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो। चलो, तुमको अब आराम करना चाहिए। गुंजन जाने लगती है तो शिखर उसका हाथ थाम लेता है और उसे अपने पास लाता है। गुंजन जमीन पर बैठकर शिखर के बराबर हो जाती है। क्या हुआ शिखर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक ही तो हूँ। बिना अपनी बीवी की मदद के कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर से हट नहीं सकता, कुछ उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता, यहाँ तक कि रोऊंगा तो अपने आंसू भी खुद नहीं पहुंच सकता। फिर भी मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। पर तुम्हारा क्या? गुंजन शिखर का चेहरा सहलाकर उसका माथा चूमती है। अशोक और जानकी सब नम आंखों से देख रहे थे, पर बस तो उनका भी नहीं चल सकता था। मुझे बोलने दो गुंजन, मेरे ठीक होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। इस मांस के बेजान लोथड़े को तुम कब तक अपने सीने से लगाए रखोगी? धीरे धीरे मैं तुम पर बोझ ही बनता चला जाऊंगा। कोई बोझ नहीं हो तुम। खबरदार जो ये सब अनाप शनाप बातें बोली तो। ये मैं भी कोई बोझ थी क्या तुम्हारे लिए? तुमने जान तो है ना, मेरी तो आत्मा ही मर चुकी थी। तब भी तुमने तो हाथ नहीं छोड़ा था ना मेरा। तब भी मुझे अपनाया था ना तुमने, सीने से लगा के रखा था। मैं लगी थी तुम्हें भारी या कोई बोझ? हाँ बोलो।